हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा में। हमारी जो सीरीज चल रही है पोल साइंस की, उसी में ही चैप्टर थर्ड आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसी के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर थर्ड का जो नाम है आपका जाति, धर्म और लैंगिक मसले। अब जो चैप्टर थर्ड का नाम है, जैसे जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ये हमारा जो मौलिक अधिकार हमने इससे पहले पढ़े उसी से ही संबंधित है। अब वो कैसे संबंधित है? मौलिक अधिकारों में ही जब आप आर्टिकल 14 से 18 में जाएंगे, उसमें समानता की बात की गई है। आर्टिकल 15 में जो है जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर आपके साथ भेदभाव ना हो, इसमें आर्टिकल 15 में बात की गई है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि आपकी जो पोल साइंस में जो चैप्टर दिया है उसका कारण क्या है, क्योंकि ये आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और मौलिक अधिकारों से संबंधित है तो उसी का ज्ञान कराने के लिए कि जाति, धर्म और लैंगिक मसलों में क्या क्या चीजें हैं, उसी से ही संबंधित हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें दिया हुआ है जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है और या फिर वो कमजोर स्थिति में होती हैं, तो उनकी बात करनी है स्त्रियों के बारे में। यहाँ पर जो है लैंगिक भेदभाव की बात की जाएगी कि जो स्त्री और पुरुष के मध्य जो है हमने किस तरीके से जो है भेदभाव होता है। अब आप देखें यहाँ पे जो 3 इमेजेस लगी हुई, फर्स्ट इमेज जो है आपको शो कर रही है एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि शिक्षा से संबंधित। अब गरीब परिवार में अगर देखा जाए और इसी तरीके से आगे भी जो है हमारे समाज में देखा जाए, तो स्त्रियों की जो शिक्षा है उस पर कम बल दिया जाता है। वहीं जो है पुरुष या उनका जो बच्चा होगा, जो लड़का होगा, उसकी शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो ये जो है पहले जो हमारा समाज में इस तरीके की प्रथाएं थी, धीरे धीरे अब हम देखें तो इसमें जो है कमी आ रही है, परंतु हम पूरी तरीके से इससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। उसी तरीके से जो है आप देखेंगे सेकंड में देख रहे हैं आप कि ये जो है सारे घर के काम जो है महिलाएं करती हैं, जो भी सारे हैं, खाने बनाने से रिलेटेड, कपड़े धोने से रिलेटेड, प्रेस करने, सफाई, ये सारी चीजें महिलाएं करती हैं। तो ये सिर्फ क्या महिलाओं से संबंधित है? क्या ये पुरुष नहीं कर सकते घर में? तो ये जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि वो सारे कार्य कर रही हैं, परंतु उसके लिए क्या उन्हें वेतन मिलता है? उसके लिए कोई वेतन नहीं मिलता, परंतु वो सारे कार्य कर रही हैं। फिर एक कारण ये भी है कि स्त्रियों के साथ भेदभाव में कन्या भ्रूण हत्या। पहले जो है हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या, जैसे हम देखें कि राजस्थान में जो हमें फिर सेक्स रेशो दिखता है, जो वो पुरुषों, मतलब अगर हम देखें स्त्री और पुरुष का, तो वहां पर स्त्रियों की जो संख्या है वो कम है पुरुषों पर। तो हम जैसे यहाँ पे एक स्लोगन भी लिखा है, हम दो हमारे दो, लेकिन बेटे दोनों बेटे हों। तो हम जो है हमारे समाज में किस तरीके से जो है सिर्फ बच्चों में जो है लड़के की चाहत ही रख रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारी शिक्षा के साथ कम हुई है। पहले भी ऐसे नहीं था कि पहले सभी लोग ऐसे थे, पहले भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि जो है दोनों की समानता की बात करते थे। अब ज्योतिबा फुले की बात करें, ज्योतिबा फुले जो हैं 200-300 साल पहले वो इस विषय पे बात कर रहे हैं कि महिलाओं की शिक्षा होनी चाहिए। हमारा देश वो आजादी में जो है वो बात कर रहे हैं कि हमें आजादी जो है सिर्फ लड़ने से नहीं मिलेगी, हमें जो है जो 50% जो हमारी महिलाएं हैं आबादी का, क्योंकि लगभग 50% में महिलाओं का भी योगदान है, अगर वो महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तो किस तरीके से आगे हमारा देश विकास करेगा। तो उनका जो है ये मानना था कि महिलाएं भी शिक्षित होनी चाहिए हमारी। जिस तरीके से हम पुरुष की शिक्षा पर बल दे रहे हैं, उसी तरीके से महिलाओं की शिक्षा पर भी बल दें। तो ये जो है हमारी किस तरीके से फोटो में आपको दिखाया कि किस तरीके से भेदभाव के बारे में महिलाओं के साथ। अब यहाँ पर हम पढ़ भी लेते हैं इसमें कि महिलाओं के साथ किस तरीके से भेदभाव हो रहा है। जैसे पर्याप्त शिक्षा नहीं है, इस प्रकार महिलाओं में साक्षरता दर केवल 54% है। तो टोटल जो हम देखें कि साक्षरता दर, फिर अगर हम महिलाओं को कम पढ़ाएंगे तो फिर जो है उनका जो साक्षरता दर है वो कम होगी, पर्याप्त शिक्षा नहीं मिली उन्हें। फिर दूसरा क्या है, इनमें से अधिकांश श्रम अवैतनिक है। अब जो घरेलू कार्य जो महिलाएं करती हैं उसमें कोई श्रम तो मिल नहीं रहा उन्हें, तो अवैतनिक मतलब जिसके लिए कोई वेतन ना मिले, और उन्हें
उनके काम के भुगतान किया जाता है वो भी कम किया जाता है, और वहां उन्हें पुरुषों की तुलना में कम की। अगर जो है महिला मजदूर है और पुरुष मजदूर है, उसमें भी जो है आपको भेदभाव देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा कि पुरुष की जो तनख्वाह है, जो उन्हें आय मिलेगी, उसमें और महिला की आय में अंतर होगा। उसमें जो महिला की आय होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि हम पहले से ही हमारी ये रूढ़िवादी सोच रही कि महिलाएं जो हैं कम काम करेंगी और पुरुष जो है उनसे ज्यादा काम करेंगे। परंतु अगर हम दोनों को एक ही काम दे रहे हैं और बराबर समान रूप से वो दोनों काम कर रहे हैं उतने ही समय में, तो वेतन भी समान होना चाहिए था, पर वो वेतन हम कम दे रहे हैं। तो ये जो है भेदभाव है। और लड़कों को प्राथमिकता देना कि जन्म में जो है कि लड़का ही हो, वो प्राथमिकता देना। परंतु अब इसमें देखिए चेंजेस भी आ रहे हैं। अब जो है जो हमारे अब जो परिवार हैं वो चाहते हैं कि हमारे कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, वो समान रूप से ही उसे शिक्षा प्रदान करते हैं बच्चे को अपने। और अब तो सिंगल चाइल्ड में भी पहले जो है अगर पहली जो है बच्ची हुई, लड़की हुई, तो वो फिर जो है आगे एक बेटा हो इस तरीके से जो है उनका जो है यही जो है दिमाग में चलता था। परंतु अब जो है अगर पहली बेटी भी हो तो उसे उसी तरीके से एक बच्चे की तरह वो लेके चलते हैं, और जो भेदभाव यहाँ पे हमें दिख रहे हैं उन सभी भेदभावों को खत्म करने का प्रयास करते हैं, चाहे उसकी शिक्षा के लिए हो, चाहे उसको जो है शिक्षित करके फिर वो रोजगार अपने तलाश कर सके और अपनी नौकरी, अच्छी नौकरी कर सके। और फिर जो है ये जो कन्या भ्रूण हत्या, एक और चीज हमारे समाज में जो पहले से थी वो कन्या भ्रूण हत्या, जो कि हम यहाँ पर जो है अगर ये डाटा देखें तो इसमें हमें दिखेगा कि 1970 से 2020 में 14.26 करोड़ जो है बच्चों के जन्म से पहले, बच्चियों के जन्म से पहले, यानी कि जो बेटियां थी उनको मार दिया गया दुनिया में। अब इसमें भारत में अगर देखें तो इतने, ये जो आपके 50 साल हैं इसमें 4.6 करोड़ जो है ये जो है आपको केसेस भारत में देखने के लिए मिलेंगे, और 7.2 करोड़ चाइना में। अब 2013 से 17 जो पिछले 5 साल का देखें, अब से तो अब तो 2025 है, 13 से 17 के बीच में 4,60,000 लड़कियां जो है भारत में मार दिया गया उन्हें, और हर दिन लगभग 1260, और प्रत्येक घंटे, मतलब जब तक हमारी ये क्लास खत्म होगी 52 जो बच्चे हैं उनको कन्या भ्रूण हत्या के द्वारा जो है उनकी हत्या कर दी जाएगी। जन्म के बाद भी बचना इतना आसान नहीं है उनके लिए, क्योंकि 5 साल की उम्र तक जो है 9 में से 1 बच्चे की मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेटे की चाह में। अब जो है अब ये समझाने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, आपकी किताब पुस्तक में दिया क्यों है? पहली बात तो मैं बता चुका हूँ आपको कि मौलिक अधिकारों में आपके जो है लिखा गया है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार तो हमारे जो है जब संविधान बना था 1950 में उसमें दिए गए थे, परंतु यहाँ पे जो डाटा दिया है वो शो कर रहा है कि अभी भी ये वर्तमान में हमारे समाज में जो है ये प्रथा, और अभी भी जो है हम बेटियों को जो है महत्व कम दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी पुस्तक में देने का कारण एक और रहा कि आपकी भी समझ बने, आपकी समझ बने कि ये जो हम एक रूढ़िवादिता लेके चल रहे हैं अपने मन में और महिलाओं के प्रति जो भेदभाव कर रहे हैं ये हमें खत्म करना है। तो आप जब एक समाज का हिस्सा बनेंगे, आप जब इसके सिटीजन बनेंगे भारत के, तो आप ये जो पहले से भेदभाव चले आ रहे हैं इसको खत्म करने का प्रयास करें। इसलिए आपको जो है ये शिक्षा के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आपके दिमाग तक पहुंचाया जा रहा है, और फिर जो है आगे जो समाज में होगा उसमें ये चीजें खत्म हो जाएंगी इसी तरीके से। तो समझ में आया होगा आपको किस तरीके से जो है भेदभाव किया जा रहा है। शिक्षा में देखें और वेतन में भी देखें और कन्या भ्रूण हत्या, ये सभी जो है चीजें अब आप जो है अपने जीवन में जैसे आगे जिस तरीके से आगे बढ़ें, इन सभी चीजों को याद रखें और इन सभी चीजों को समाज से हटाने का प्रयास करें। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न तरीके की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके एक एक उदाहरण दें। देखिए सांप्रदायिक राजनीति क्या होगी कि किन्हीं दो संप्रदाय या धार्मिक रूप से कोई दो समूह बनाए और उनके मध्य जो है मतभेद होने शुरू हो जाए, अपने आप को श्रेष्ठ मानना। तो अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे तो दूसरे को नीचे दिखाना होगा, दूसरे को नीचे दिखाएंगे तो फिर, परंतु ये संप्रदाय में होना नहीं चाहिए।
हमारा जो भारत देश है उसमें विभिन्न धर्म हैं, यहाँ पर विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं, विभिन्न जो है कल्चर हैं हमारे यहाँ। तो उसमें जो है हम एक जो है ये सांप्रदायिक राजनीति क्या होती है कि इसमें हम कोई एक जो है धर्म या भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर ये जो है एक ग्रुप बन जाए और जो खुद को श्रेष्ठ मानने लगे। तो उसी तरीके से अब ये कौन किस किस तरीके की जो है सांप्रदायिक राजनीति होती है, क्या इसके क्या उदाहरण है, अब देखते हैं। रोजमर्रा के जीवन में जो है आपको सांप्रदायिक श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति किस तरीके से दिखेगी कि उग्रवादी जो धार्मिक समूह होगा इसका एक अच्छा उदाहरण है। रोजमर्रा में आपको कैसे दिखेगा, जो एक उग्रवादी एक तरीके से धार्मिक समूह होगा वो अपने आप को जो है बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का प्रयास करेगा, वो दूसरे को बिल्कुल जो है गिराने का प्रयास करेगा। तो ये जो है सांप्रदायिक राजनीति का उदाहरण है। क्यों किया जा रहा है, आप जो है इस राजनीति के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि राजनीति में राजनेताओं को फायदा उठाने के लिए एक बड़ा ग्रुप बनाया और उसके वोट एक साथ लेने के लिए इस तरीके की राजनीति की जाती है, ताकि वो पूरा ग्रुप के जो है इंडिविजुअल, अब जैसे आप देखें कि इस ग्रुप में क्या सिर्फ एक धर्म के लोग हैं, नहीं, विभिन्न जो हैं आयु वर्ग के भी तो लोग होंगे। इसमें जो है युवा वर्ग भी होगा, इसमें जो है बुजुर्ग भी होंगे और इसमें बच्चे भी होंगे। बच्चे अब जो हैं जो वोट देते हैं वो तो 18 से प्लस नहीं है, तो युवा सारे आ जाएंगे और बुजुर्ग आ जाएंगे सारे। तो उन सबको एक साथ किस तरीके से टारगेट किया जाए कि उनको जो है संप्रदाय के नाम पर जो है राजनीति की जाए। तो वही जो है राजनीति इसी तरीके से की जाती है। तो उनमें जो है उग्रवादी धार्मिक समूह जो है इसका एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा है बहुसंख्यक प्रभुत्व और एक अलग राज्य बनाने की इच्छा। अब जो है जो मेजॉरिटी है, जो कि बड़े जो है एक समूह है जनसंख्या के आधार पर, वो जो है अपना प्रभुत्व बनाने का प्रयास करता है, जो अन्य जो माइनॉरिटीज हैं उन पे दबदबा बनाने का प्रयास करता है, स्वयं एक अलग देश या अलग राज्य बनाने का प्रयास करता है। तो ये क्या है, ये भी सांप्रदायिक राजनीति का एक उदाहरण है। तो इसमें क्या होता है कि वो जो है खुद को श्रेष्ठ मान रहा है। अब इसमें आप अगर हमारे संविधान में देखें तो संविधान में इसी तरीके से जो है यही जो गलतियां थी, ये आगे जो है इस तरीके की चीजें ना हो, इसी की वजह से अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा गया, अलग से उन्हें अधिकार प्रोवाइड कर दिए गए ताकि जो है उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में जो है और मध्य भारत में अलगाववादी नेता और राजनीतिक दल इसका उदाहरण है। ये जो है यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से जो है हम बहुसंख्यक प्रभुत्व या फिर एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं अपने अपनी आधार पर। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर को जैसे पहले जो है कुछ विशेष अधिकार प्रोवाइड थे, अब क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही सिर्फ वो अधिकार जो है हमने दिए थे, कुछ अन्य भी राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको भी कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। जम्मू कश्मीर से 370 तो हट चुका है, परंतु और भी बहुत जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनके पास भी कुछ विशेष अधिकार हैं। पर यहाँ पर जो है उससे रिलेटेड ही यहाँ पे है कि अपना प्रभुत्व जमाने के लिए जो है राज्य जो है अलग जो है राज्य बनाने की मांग करते हैं। तो वो जो है जब जैसे अब आप देखेंगे कि अब जो है भाषा वाली लड़ाई चल रही है भारत में, जो है अपनी भाषा को लेके जो है इतने ज्यादा उग्र हो गए हैं लोग कि अब जैसे कर्नाटक, अब जो है आप अखबार देखें, न्यूज़पेपर देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि अपनी अपनी भाषा को लेके इतने उग्र हैं कि अगर उनके क्षेत्र में जो है कोई अन्य व्यक्ति उनकी भाषा में बात नहीं कर रहा है तो उग्र हो जाते हैं कि आप जो है हमारी भाषा में ही जो है बात कीजिए। तो भाषा जो है हमारे विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, हम जो अपने विचार अपने प्रकट करने चाहते हैं किसी के समक्ष जो है, उसके लिए जो है इसका प्रयोग होता है। परंतु हमने जो है अब इसे इतना उग्र बना दिया है कि अब जो है वो हमारे जो है अहम आ गया है उसके मध्य, तो वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाषा जो है एक हमारी विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है और वो वही ही रहना चाहिए। उसे जो है जोड़ना नहीं है, हमें जो है किसी संप्रदाय के साथ, किसी धर्म के साथ या किसी राज्य के साथ जोड़ना नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए राजनीति में धार्मिक प्रतीकों और नेताओं का उपयोग होता है। अब आप देखते ही होंगे जब इलेक्शन होते हैं किसी भी देश में तो मतदाताओं को कितनी अलग अलग तरीके से आकर्षित किया जाता है। अब मतदाताओं को कैसे आकर्षित किया जाए कि उसमें जो है आपको जो है विभिन्न धार्मिक प्रतीकों के माध्यम से आप देखेंगे कि जो किस तरीके से पहनावा जो है वो बदल देते हैं। जैसे
अगर महाराष्ट्र में चुनाव होंगे तो महाराष्ट्र में जो है वहाँ के जो नेता हैं वो महाराष्ट्र की तरह ही कल्चर जो है उसकी तरह ही वेशभूषा रखेंगे। अगर कर्नाटक में होंगे तो उस तरीके से धोती पहनकर, इसी तरीके से मतलब विभिन्न राज्यों में जब चुनाव होंगे तो उसी के आधार पर ही नेता जो है उनका कल्चर अडॉप्ट करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है और इसी तरीके से धार्मिक प्रतीकों का भी प्रयोग करेंगे ताकि वो जो है जीत सके वहां पर। अब जैसे देश में दो बड़े सबसे बड़े धार्मिक समुदायों के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कई राजनेता इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो है धार्मिक राजनीति कर रहे हैं। कैसे कि एक जो ग्रुप है उसको जो है दूसरे के खिलाफ भड़का दीजिए, वो पूरा ग्रुप जो है आपकी तरफ हो जाएगा, आपको ही वोट करेगा। तो इस तरीके से उन दोनों में जो है आपस में जो है लड़ाकर, अब जो है यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें सांप्रदायिक राजनीति में सबसे सांप्रदायिक हिंसा और दंगों का रूप ले लेती है। तो देखिए सांप्रदायिक राजनीति दो संप्रदायों के मध्य हो रही है या विभिन्न संप्रदायों के मध्य जो राजनीति की जा रही है। अब इसमें जो है नुकसान क्या होता है? नुकसान ये है कि कभी कभी ये सांप्रदायिक दंगों में बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? क्योंकि आपके जो मस्तिष्क में दूसरे संप्रदाय के प्रति इतनी हीन भावना आ जाती है कि आप उसे अपना दुश्मन मानने लगते हैं, परंतु दुश्मन नहीं है, आप एक ही देश के निवासी हैं और आप जो है अपने भाई, वो आपके भाई ही तो हैं, तो आप उनको जो है इतना बड़ा दुश्मन मान लेते हैं कि आप जो है फिर दंगों में कन्वर्ट हो जाते हैं कि आप जो है उन्हें हिंसा के माध्यम से खत्म करना चाहते हैं। तो ये जो है सांप्रदायिक राजनीति किस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लेती है, तो हमें ये समझना होगा। और हमें आगे, जैसे आप जो है जब 18 वर्ष ऊपर होंगे, भारत के मतदाता बनेंगे, तो आपको ये समझना होगा कि सांप्रदायिक राजनीति के चक्कर में आपको नहीं फंसना है। आपको कुछ अपने विशेष मुद्दे होने चाहिए। आपका मुद्दा होना चाहिए कि शिक्षा पर क्या काम कर रहे हैं हमारे राजनेता, स्वास्थ्य पर किस तरीके के काम कर रहे हैं, रोजगार पर किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, सड़क निर्माण हो रहा है नहीं हो रहा है, देश के जो है विकास में क्या योगदान किया उन्होंने अपने जो पिछले 5 सालों में। तो इस तरीके के मुद्दे पर बात करनी, आपको सांप्रदायिक राजनीति के चक्कर में नहीं फंसना है। वरना आप देखेंगे कि सांप्रदायिक हिंसा, और हिंसा में जो है किसी नेता का जो है नुकसान नहीं होता, उसमें आपके ही परिवार जो है घर जल जाते हैं और आपके परिवार का ही नुकसान होता है। इसी तरीके से इन सब चीजों से आपको बचना है कि सांप्रदायिक राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना है। किसी भी संप्रदाय को गलत बोलने से आपका संप्रदाय श्रेष्ठ नहीं होता है, बल्कि जो है आप जो है कितने गिरते चले जाते हैं अपने ही विचारों में, वो आप सोचिए। इस विषय में सांप्रदायिक राजनीति से संबंधित आपका एक प्रश्न था, तो इसमें जो है हमने सांप्रदायिक राजनीति के बारे में जाना और साथ ही साथ उसके उदाहरण भी जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे भारत में किस तरीके की अभी भी जातिगत असमानता है। देखिए संविधान में हम विभिन्न जो जातिगत जो भेदभाव थे उनको समाप्त करने की बात की, किस तरीके से, तो उसमें जो है समानताएं प्रोवाइड कराई। परंतु हम देखें तो भारत में किस तरीके से जातिगत असमानता है, इस विषय में अगर देखें तो आप अपने संविधान में देखें, संविधान में जो है हमें जातिगत रूप से किसी के साथ में भेदभाव ना हो। जो बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यक के तो जो हित हैं उन पे जो है लगाम ना लगाएं या खत्म ना करें उन्हें, या उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। तो इसलिए जो है हमारे संविधान में भी बहुत सारी चीजें दी गई, परंतु यहाँ पर दिया है कि उसके बाद भी जातिगत असमानताएं हैं क्या भारत में? उसके बाद भी हैं। देखिए संविधान में तो दी गई, परंतु समाज में पूरी तरीके से वो पहुंच नहीं पाई। अभी भी जो है कुछ जो जातियां हैं वो जूझ रही हैं इसी चीज से, और उनके साथ अभी भी असमानताएं हो रही हैं। तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, और ये क्यों हो रही है? क्योंकि जागरूकता। देखिए आप आज जानेंगे तो आज आप जान जाएंगे तो आप जानेंगे, और साथ ही साथ आपके आसपास के जो लोग होंगे आप उन्हें भी जो है जागरूक करेंगे। और इसी तरीके से जब आपके साथ वाले जो जागरूक होंगे, इसी तरीके से चैन बनती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि भारत के जो सभी लोग हैं वो इसके प्रति जागरूक होंगे, और ये जो जातिगत असमानता है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। जैसे हमने बात की इससे पहले वाले प्रश्न में, जिसमें हम जो स्त्रियों के साथ या महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहे हैं उसमें भी आपका किस तरीके से योगदान रहेगा, ये जो भविष्य में आप ही जब शिक्षित होकर इसे खत्म करेंगे। तो आइए हम जानते हैं किस तरीके से जातिगत असमानता है। आज भी अधिकांश जो लोग हैं अपनी जाति या जनजाति में ही विवाह करते हैं।
तो आप भी देखते होंगे आपके जो बड़े भाई या बहन हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, उनके विवाह किस तरीके से हो रहे होंगे। उनके विवाह के लिए वो पहले वही धर्म देख रहे हैं, उसके बाद जातियां, उसके बाद जातियां जो हैं इतनी सारी हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही धर्म है, ये सभी धर्म में है। हमारे यहाँ जो धर्म है, बड़े बड़े धर्म है, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इन सभी के अंदर कुछ ना कुछ जो है जातियां हैं। और जो हमारे परिवार हैं, जो हमारे देश में परिवार हैं, वो उन जातियों को देखने के पश्चात ही जो है विवाह जो है आगे कराते हैं। तो वो जो है ये नहीं चाहते कि अलग जाति में विवाह हो जाए। अब देखिए, पहली बात तो हम सभी इंसान हैं, तो इंसानियत देखने की जरूरत है या फिर हमें जाति देखने की जरूरत है। अगर हम इस जाति से ही आगे नहीं उठ पाएंगे तो किस तरीके से हम समानता की बात करेंगे, किस तरीके से हम संविधान में जो समानताओं की जो बात की गई उससे हम अलग हट ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जातियां जो है उसी तरीके से विद्यमान रहेंगी हमारे समाज में। तो हम ये देखते हैं कि जातिगत असमानता है हमारे विवाह हम किस तरीके से जो है करते हैं विभिन्न जाति और जनजातियों को देख के, तो हम उससे अलग आज भी नहीं हो पाए हैं। फिर संवैधानिक निषेध के बावजूद अस्पृश्यता, जो अनटचेबिलिटी है, वो भी बहुत हद तक समाप्त नहीं हुई है। कैसे नहीं हुई है? जो ग्रामीण परिवेश है उसमें आज भी हम देखें, या फिर शहरी परिवेश में भी, क्योंकि जो शहर में लोग गए हैं वो कहीं अलग से नहीं आए थे, वो भी जो है ग्रामीण परिवेश से, क्योंकि पहले जो है हमारा ग्रामीण समाज ही था। उसके बाद जिस तरीके से फैक्ट्रियों का विकास हुआ उस तरीके से शहर की तरफ लोगों की जनसंख्या बढ़ती चली गई, परंतु उनकी जो सोच थी, जो मानसिकता थी, वो उससे बाहर उभर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने माना हुआ था कुछ लोग स्पर्श, वो उससे बाहर नहीं आ पाए। कि जैसे अगर आपके यहाँ कुछ लोग आए, आपने देखा होगा कभी ना कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा कि कुछ लोग आए, उनके लिए अलग अलग जो है कप रखे गए या अलग से जो है गिलास पानी के लिए दिया गया। क्यों? आज भी जो है हम जो है ये सब सोच क्यों लेकर चल रहे हैं? देखिए, सफाई अलग चीज है, परंतु हम जो है उन्हें बिल्कुल ही अस्पर्श मान लें, ये गलत है। किसी के छूने से जो है आप जो है अपवित्र हो जाएं या फिर आप बीमार हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो है अभी भी हमारे हैं, ये रूढ़िवादिताएं हमने अभी तक भी हमारे मस्तिष्क में है, और ये सिर्फ मस्तिष्क से ही रिलेटेड है। हमारे दिमाग में हमने मान लिया है जिस दिन हम इसे हटा देंगे वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी एक जो है एक मानव है, एक जो है वो भी आपकी तरह ही, उसके अंदर जैसे आपके अंदर जो है हार्ट है, जैसे आपके अंदर किडनी है, वैसी ब्रेन है, वैसे ही उसके अंदर भी है। तो ये सब चीजें हमने क्यों रखी हैं, ये हमें खत्म करनी होंगी। तो दो चीजें हुई हमारी। फिर सदियों से चली आ रही जो अच्छाइयों और बुराइयों का असर आज भी महसूस किया जा रहा है, जैसे कि जाति की आर्थिक स्थिति का गहरा संबंध है। देखिए, कुछ जातियां और जो हैं बहुत जो है पहले से ही उनके पास जो धन की उपलब्धता थी वो बहुत सही थी, परंतु जो जातियां, जो निचली जातियां थी, जिनकी वजह से जो है हमने संविधान में उन्हें कुछ जो है अधिकार प्रोवाइड किए ताकि जो है उनका जो भविष्य में जो है वो ऊपर उठ सके। पर आज भी देखें तो आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? तो उनके साथ वो जुड़ा ही रह गया, क्योंकि हमारे समाज ने जो है वो अपना है ही नहीं, हमारा समाज नहीं उठ पाया उन्हें साथ में लेकर, इसलिए वो जो है आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाए। तो उनकी आर्थिक स्थिति अभी भी उसी तरीके से बनी हुई है। तो ये हमने पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि हमने 100% जो है सारे ही लोग ऐसी तरीके से हैं जो निचली जाति में पहले थे, वो जो है उनमें से बहुत परसेंटेज ऊपर उठ पाए, पर हम पूरे समाज को लेकर नहीं चल पाए। तो यहाँ पे जातिगत असमानताएं अभी भी जारी हैं। उससे संबंधित हमने जाना कि किस तरीके से जातियों और जनजातियों को देखकर ही आज हम विवाह कर रहे हैं। जब तक ये नहीं छोड़ेंगे हम, तब तक जो है जातिगत असमानताएं खत्म नहीं होंगी। उसी तरीके से अस्पृश्यता को हमें जो है अपने मस्तिष्क से हटाना होगा, और जैसे ही हटाएंगे तो ये जो है असमानताएं ये भी खत्म हो जाएंगी। और जो आर्थिक रूप से जो है स्थिति अभी भी इसी तरीके से बनी हुई जातियों की, वो शिक्षा और रोजगार के माध्यम से वो खत्म होगी। और इसीलिए जो है संविधान में शिक्षा और जो नौकरी के अवसर में जो है आरक्षण की बात की गई, ताकि उन कुछ जातियों को, कुछ जनजातियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ये जो है यहाँ पर जो है जैसे टू स्टेट्स एक मूवी थी, जिसमें जो है विभिन्न जो दो धर्मों का किस तरीके से मिलन होता है। ये जो जाति और जनजाति में हम विवाह करने की बात करते हैं, उसी को कटाक्ष करता है उसी पे कि ये जो है दो धर्म क्यों नहीं शादी कर सकते, दो में अलग अलग कल्चर,
एक कल्चर बिल्कुल अलग है, दूसरा कल्चर अलग है, फिर भी वो मिल रहे हैं, तो किस तरीके से ये जो है, जो जाति और जनजाति में हमारा विवाह करने की जो पहले से परंपरा चली आ रही है, उसी पर कटाक्ष करता है। और ये जो है यहाँ पर स्थिति के बारे में बताता है, आर्थिक स्थिति के बारे में, किस तरीके से विभिन्न जातियों में आर्थिक स्थिति अभी बनी हुई है, और कुछ जो है अभी तक भी उनके पास किस तरीके से वो संपन्न है आर्थिक रूप से, और कुछ जो है अभी भी संपन्न। ये जो गरीबी और अमीरी की खाई है, वो किस तरीके से हमेशा बढ़ती ही जाती है। इसे ही जो है समान रूप से लाने का प्रयास किया जाता है, और संविधान में भी इसी की बात की गई थी, ताकि उन्हें अवसर मिले, अगर अवसर मिलेगा तो वो भी अपने आप को सक्षम बना पाएंगे। तो ये था हमारा जातिगत असमानताएं। अगला जो प्रश्न है हमारा, 2 कारण बताइए कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। देखिए, जातिगत आधार पर अगर हम चुनाव की बात करें, तो जातियां जो हैं सिर्फ किसी एक ही व्यक्ति को जो है वो चुनाव में वोट दें, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपके नेता हैं वो दोनों ही भी सेम जाति से हो सकते हैं। पहली बात, अगर दोनों ही सेम जाति से होंगे तो वो जो है जातिगत आधार पर तो वोट एक ही व्यक्ति को नहीं मिलेंगे, और अलग अलग से भी हुए तो अब यहीं पे तो जो है आपकी शिक्षा काम कार्य करती है कि हम जो है सिर्फ अपनी जाति वाले को वोट देंगे इसलिए क्योंकि वो हमारी जाति से है, या फिर हम ये सोच के देंगे कि उसने जो है क्या कार्य की जो है अपनी आगे जो है भविष्य में किस तरीके से कार्य करने वाला है, कि पिछले जो उसका अगर कार्यकाल रहा तो 5 वर्ष में उसने क्या कार्य किया, हम ये देख कर देंगे, या फिर हम ये देख कर देंगे कि वो हमारी जाति से है। तो यहाँ पर ही ये जो है कट जाते हैं लोग, बढ़ जाते हैं। किस तरीके से बढ़ जाते हैं कि कुछ लोग जो है जातिगत अपनी पकड़ से हट नहीं पाते, और वहीं कुछ लोग जो है बात करते हैं कि कार्य क्या करेगा व्यक्ति, जो नेता है हमारा उसका भविष्य में क्या सोचा है उसने, किस तरीके से हमारे जो क्षेत्र में विकास करेगा, या पहले उसने क्या कार्य किए हैं, उसके आधार पर जो है वोट देते हैं। तो हमेशा जो है भारत में चुनावी नतीजे जाति तय करे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो हमने आपको बताया, क्योंकि लोग जो है एक ही व्यक्ति को पूरी तरीके से एक जाति के आधार पर वोट दें ऐसा जरूरी नहीं है। और जो है हम जान लेते हैं, अब जैसे ये बिहार में जो है, ये बिहार का जो है एक आंकड़े हैं, जिस तरीके से वहां पे यादवों को क्या प्रतिशत है, 14% से ऊपर है, दुसाध, रविदास, कोयरी, तो ये विभिन्न जातियों में देखेंगे आप अलग अलग प्रतिशत है। तो क्या सभी जो हैं जो यादव हैं वो एक ही जो है जो उनकी जाति से संबंधित व्यक्ति खड़ा हुआ है, क्या वो सभी उसी व्यक्ति को वोट देंगे? तो ये जरूरी नहीं है, ये आपस में जो है जो जातियां हैं वो अलग अलग भी जा सकती हैं। किसके आधार पर? शिक्षा के आधार पर, कार्य के आधार पर। अब यहाँ पर जो है पहला पॉइंट दिया हुआ है, किसी भी संसदीय क्षेत्र में एक ही जाति का स्पष्ट बहुमत नहीं है। तो हम बात करें कि किसी एक क्षेत्र में जो है एक ही जाति के जो है बहुसंख्यक में लोग हों, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि भारत में जो अगर हम बात करें तो विभिन्न भाषा के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, और विभिन्न जो है कल्चर, जो संस्कृति है, विभिन्न कल्चर के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक क्षेत्र में जो है वो सीमित हो जाए कि एक ही जाति के व्यक्ति होंगे। तो एक ही जाति के व्यक्ति होते तो वो जीत जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि वहां पे अगर यहाँ पे भी देखो आप, तो इसमें भी बिहार में किस तरीके से इतनी सारी जाति हैं, मिक्सअप है परसेंटेज, तो एक ही जाति के व्यक्ति को तो वोट नहीं मिलने वाले। तो ये कारण जो है यहाँ पर पहला कारण है। और कोई भी पार्टी किसी विशेष जाति के सभी वोट नहीं जीत पाती। तो कोई भी पार्टी अगर कितना भी प्रयास कर ले कि हम जो है एक जाति के वोट सारे ही ले लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति की जो सोच है वो अलग है, हर व्यक्ति जो उस पार्टी से या फिर अपनी सरकार से जो चाहता है वो अलग है। एक जो युवा जो है रोजगार चाहता है, एक बुजुर्ग जो है अपनी जो समस्याएं हैं उससे संबंधित या तो स्वास्थ्य से संबंधित चीजें चाहेगा, कि उनकी क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित चीजें चाहिए होती हैं। तो वो सब चीजें जो है हर व्यक्ति की अलग अलग होती हैं। इसी तरीके से जो है वो जो है एक ही जाति के आधार पर कोई व्यक्ति नहीं जीत सकता। तो ये जो है यहाँ पर यही पूछा था, क्या सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते? तो बात बिल्कुल सही है, नहीं हो सकते। क्योंकि जो है पहली बात हमने बात की थी जिसमें किसी एक क्षेत्र में जो है एक ही जाति का स्पष्ट बहुमत नहीं है, और दूसरा जो है कोई पार्टी जो है एक जाति के सारे वोट अपने पास नहीं ला सकती, क्योंकि उनकी जो सरकार से डिमांड होगी वो भी अलग अलग होगी। तो वो जो है वहां पर भी अलग जो है हो जाएंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही गया होगा। भारत में विधायिकाओं में महिलाओं की क्या स्थिति है,
इसमें जानेंगे कि विधायिकाओं में महिलाओं की स्थिति क्या है। तो विधायिकाओं में महिलाओं की स्थिति अगर हम देखें, देखिए पहले आप जो है अगर हम अपनी नगर पंचायतों की तरफ चलें, नगर पंचायतों में अगर हम देखें तो जब नगर पंचायतें बनी थी उसके बाद से ही 1/3 जो 33% है जो महिलाओं के लिए वो सीट रिजर्व है। जो हमारी पंचायत समिति रही चाहे नगर पंचायत रही, तो यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे पंचायत और नगर पालिकाओं में पहले से ही 1/3 जो है फिक्स्ड है। परंतु जो है हमारी जो आपकी लोकसभा है और विधानसभाओं में ये जो है अभी तक तो नहीं था, पर अब जो है 2023 से ये जो है कर दिया गया। 33% जो है लोकसभा हो चाहे राज्य की विधानसभा हो उनमें जो है फिक्स कर दिया गया। क्या था ये अधिनियम? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये जो है कौन सा संविधान संशोधन था? 106। संविधान संशोधन का आप नाम याद रखेंगे, 106 संविधान संशोधन। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, ये कब आया था? 2023 में आया था। उसके तहत जो है 33% जो है महिलाओं को प्रदान किया गया, उनकी सीट रिजर्व कर दी गई। तो अब जी 543 में से कितनी सीट होंगी सर? 543 में से जी आपकी हो जाएंगी महिलाएं जो होंगी वो 181 सीट, 181 सीट फिक्स्ड रहेंगी कि वो सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं। अब कैसे कैसे बंटवारा होगा जी? SC ST जो आरक्षण को छोड़कर जो OBCs के लिए हो जाएंगी वो 87 हो जाएंगी, SC ST के लिए 44 हो जाएंगी और अन्य के लिए 137। तो ये आपका 181 जो सीट्स हैं किस तरीके से जो है होगा, पहले नहीं था जो आपकी बुक्स में है। आपको जो आंसर लिखना है अभी तक आपको ये लिखना है कि जो है महिलाओं के लिए जो विधायिकाओं में है वो जो है पहले से नहीं था जो रिजर्वेशन है, परंतु आप जो है बाद में ऐड कर सकते हैं कि 2023 में ऐड कर दिया गया। अब पहले अगर हम लोकसभाओं में देखें, लोकसभा अगर हम लास्ट लोकसभा इलेक्शन की बात करें 2024 में 73 से 74 जो महिलाएं थी वो इसमें जीती 543 सीट में से। तो ये जो परसेंटेज बनता है वो 13 से 14% बनता है। अब 13 से 14% से हम जाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम 33% तक पहुंच जाए, जिसके लिए हमें एक लॉ बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि परसेंटेज बढ़ नहीं रहा था, लगभग जो है 10% से कम ही रहता था, इसलिए हमने फिक्स रिजर्व कर दी गई उनकी सीट्स। अब ये क्यों की गई? देखिए यहाँ पर जो है समाज में जो है महिलाओं को भी सम्मान मिले, उन्हें जो है जो समानता का भाव उनके अंदर भी आए, इसलिए सीट रिजर्व की गई। अब महिलाओं की जो बात है, अगर महिलाएं जो हैं क्या चाहती हैं, अपने समाज में क्या परिवर्तन चाहती हैं, वो महिलाएं जब लोकसभा में बैठेंगी, महिलाएं जब विधानसभा में बैठेंगी तो अपना पक्ष रख पाएंगी। तो पक्ष रखेंगी तो हमारे समाज में जो है महिलाओं के लिए भी कार्य होने शुरू होंगे, अभी भी हुए, पर आगे जब उनका जो रेशो है वो बढ़ेगा तो उससे जो है हमारे समाज में भी जागरूकता बढ़ेगी और शिक्षा से संबंधित या फिर जो अन्य जो महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं उस पर भी वो कार्य कर पाएंगे। तो ये जो है आपको याद रखना है 33% कहाँ पर? लोकसभा, राज्यसभाओं में, राज्य विधानसभाओं में सॉरी, और राज्य विधानसभा में ये किया गया। इस अधिनियम का नाम क्या था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपके लिए इरेज कर देता हूं ये। तो इस अधिनियम का क्या नाम था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कौन सा संविधान संशोधन था? 106वां संविधान संशोधन था। कब आया था? 2023 में आया था। कितनी सीट्स हो गई? 181। तो ये हमारा हो गया। अब जो है राज्य विधानसभाओं की बात करें तो सिर्फ 5%। अगर हम दिल्ली के ही लास्ट इलेक्शन की बात करें तो 2025 में दिल्ली की बात करें तो टोटल कितनी सीट्स हैं वहां पे? 70। उनमें से जीती महिलाएं कितनी? 5। अगर आप 5/70 लगाएंगे तो ये जो है 10% से भी कम बैठेगा। तो इसी वजह से ये जो है हमारा 33% का एक लॉ बनाया गया ताकि जो महिलाओं का योगदान बढ़े। तो आप विधानसभाओं में जान चुके होंगे किस तरीके से पहले नहीं था, वो फिक्स किया गया है। और हमारी जो नगर पंचायत थी, पंचायत और नगर पालिका थी, वहां पर जो है 1/3 जो सीट्स थी वो महिलाओं के लिए आरक्षित थी। और अगर आप देखें तो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में लगभग 10 लाख से अधिक जो है निर्वाचित महिलाएं प्रतिनिधि हैं। तो 10 लाख से जो अधिक जो है महिलाएं जो है प्रतिनिधि हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि 1/3 जो है फिक्स कर दी गई थी सीट्स। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि 2 प्रावधान बताने हैं हमें, उनका जिक्र करना है जिसमें धर्मनिरपेक्ष की बात हो, इसमें भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। कौन कौन से प्रावधान है?
आपको पीछे दिख रहे होंगे। देखिए धर्मनिरपेक्ष अगर हम बात करें तो हमारी प्रस्तावना में बात की गई, प्रस्तावना में भी ऐड किया गया। क्या सिर्फ प्रस्तावना में ही रखा गया ये शब्द? क्या अंदर इससे संबंधित कुछ नियम नहीं बनाए गए थे? क्या कोई रूल नहीं है? क्या कोई आर्टिकल नहीं है जो धर्मनिरपेक्ष की बात करता है हमारे जो संविधान में आर्टिकल? अब जिस तरीके से आप देखेंगे इस समय जो है एक बहस चल रही है कि हमारे जो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है प्रस्तावना से वो हटा देना चाहिए। पर सिर्फ शब्द हटाने से क्या वो संविधान में जो है उसकी भावना के अंदर जो है संविधान के अंदर कहीं भी उससे रिलेटेड बात नहीं होगी? तो अब हम उसी से रिलेटेड बात करते हैं कि कौन सा जो है हमारा आर्टिकल है जिनमें जो है धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है। देखिए तो हमारे जो मूल अधिकार है वो 14 से 32 तक दिए हैं, जिसमें 14 से 18 जो है हमारी समानता की बात करते हैं। फिर उसी तरीके से आगे जो है ये सीरीज चलती है। और अब जो है इसमें पहला जो पॉइंट है कि अपनी पसंद के धर्म का पालन करना, उसे मानना और उसे प्रचार करने की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 25 में प्रदान की गई है। तो आर्टिकल 25 कह रहा है कि आप जो है किसी धर्म को अपना सकते हैं, उसका जो है पालन कर सकते हैं और आपको जो है उसके लिए पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी गई है, उसे मान सकते हैं। तो ये जो है हमें बताता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर किसी एक धर्म को जो है हमारे संविधान ने ये नहीं बोला कि ये हमारे देश का धर्म है। यहाँ पर क्योंकि विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जो है धर्मों के लोग रहते हैं, तो सभी को समान रूप से जो है मानेगा अगर हमारा संविधान, तभी जो है वो धर्मनिरपेक्ष होगा। तो धर्मनिरपेक्ष किस तरीके से? क्योंकि सभी जो व्यक्ति है वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसे मान सकता है, उसका पालन कर सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। इसी तरीके से संविधान में जो है धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो। आपका जो ये है आर्टिकल 14 जो है वो बात करता है कि हमारे जो लॉ है उसके सामने सभी समान हैं। और यहाँ पर एक और आर्टिकल ऐड कर लें, आर्टिकल 15। आर्टिकल जो 15 है वो बात करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी उसका कोई भी जन्म स्थान हो, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है एक जो वर्ड था वो धर्म भी आ रहा था। तो किसी के धर्म के आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये जो है हमारे दो प्रावधान पूछे गए थे धर्म, भारत को धर्मनिरपेक्ष मानने के। आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 25 में भी बात की गई है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। और वहीं आर्टिकल 15 हमें बोल रहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, उसका कोई भी धर्म हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा भारत में। अगर किया जाता है तो आपने बात पहले भी हम कर चुके हैं कि मौलिक अधिकारों में हमें आर्टिकल 32 जिसमें जो है हम जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो आपने बात जानी होगी कि धर्मनिरपेक्ष से संबंधित कौन कौन से प्रावधान है। तो सिर्फ जो है हमारी प्रस्तावना में ही अब आपको समझ में आएगा कि प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा है, हमारे जो संविधान के अंतर्निहित भी है ये कि धर्मनिरपेक्ष के बारे में और उससे संबंधित जो है आर्टिकल्स भी दिए गए हैं। अब यहां से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन चलेंगे। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है हमारा, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? देखिए लैंगिक विभाजन मतलब हम जो है सामाजिक आधार पर जो समाज में जो है स्त्री और पुरुष के लिए कुछ नियम बनाए हैं, उसके आधार पर जो है हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से विभाजन है। जैसे हमने मान लिया कि महिलाएं ही जो है कार्य करेंगी किचन का, है ना, रसोई का, पर ऐसा जरूरी तो नहीं है। वो जो है पुरुष भी कर सकते हैं, साथ में मिलके भी किया जा सकता है। तो वो यही बात की जा रही है लैंगिक विभाजन में। तो लैंगिक विभाजन से अभिप्राय, इन चारों पॉइंट को पढ़ेंगे। स्त्री और पुरुष के बीच जो है जैविक अंतर नहीं, यहाँ पे सामाजिक अंतर की बात की जा रही है। तो पहला जो है गलत हो जाएगा। दूसरा है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, असमान भूमिकाएं जो समाज में दी जा रही है। तो ये हमारा पॉइंट सही हो जाता है कि असमान भूमिकाएं, कि हमने जो है उनके लिए रोल डिसाइड कर दिए गए पहले ही कि ये पुरुष करेंगे ये कार्य, ये सारे कार्य महिलाएं करेंगी। तो ये जो है लैंगिक विभाजन है। थर्ड भी पॉइंट देख लेते हैं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात से संबंधित तो है नहीं, और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना, तो ये भी नहीं है, उन्हें जो है मतदान का अधिकार ना मिलना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है स्त्री पुरुष के विभाजन की बात कर रहे हैं। किस तरीके से विभाजन? सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर विभाजन, जो कि हमें आंसर 2 में दिखाई दे रहा है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। ये आपका राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में कहां पर जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की बात है? लोकसभा में बात की गई है, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज की संस्थाएं। तो की संस्थाएं जो हमारे यहाँ 2 बार लिखा हुआ है उसे आप जो है इग्नोर करेंगे, आप ध्यान देंगे। बताएं आप कि कहां पर जो है आरक्षण की बात की गई है महिलाओं के लिए? तो अगर आप देखेंगे कि लोकसभा में बात की गई है, तो लोकसभा में तो बात नहीं की गई है। क्या विधानसभा में बात की गई है? नहीं। मंत्रिमंडल में बात की गई? देखिए, आप पुस्तक के आधार पर भी चलेंगे। वर्तमान में वैसे अगर हम बात करें तो 2023 में जो है ये आपका जो है संविधान में 106वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर दी गई, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी। कितनी सीट्स? 181, जिसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में। तो अब लोकसभा और विधानसभा में वर्तमान में की गई, मंत्रिमंडल में पहले से थी ही नहीं। तो हमारा जो 4th है, पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं में, यहाँ पर दोबारा लिख दिया गया, तो आप इसे इग्नोर करेंगे। आपको ध्यान देना है कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उसमें जो है 1/3 पहले से ही था। 1/3 यानी कि 33% पहले से ही था, परंतु अब जो है अगले जो इलेक्शन होंगे 2024 में हुए, इसके बाद जो इलेक्शंस होंगे 2029 से, तो शायद उम्मीद की जाती है उस समय से जो है ये आपका ये 33% वाला लॉ लागू होगा। परंतु अभी जो है आप जो है पंचायती राज संस्थाओं वाला ही अपना आंसर पे टिक करेंगे। तो भारत में कहाँ आरक्षण की व्यवस्था है? आपकी पंचायती राज संस्थाओं में। तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा। अब इस क्वेश्चन में भी हमें जो है कुछ पॉइंट्स दिए गए, सांप्रदायिक राजनीति से संबंधित बात करनी है, इसमें उन्हीं कथनों पर गौर करना है। और सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है। किस धारणा पर आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति में हमने बात की थी कि अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना। अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना तो दूसरे को जो है आप जो है कम मानेंगे, तो उसी से संबंधित होता है सांप्रदायिक राजनीति। और इसमें जो है आप 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से सांप्रदायिक राजनीति किसमें दिखाई दे रही है और किसमें नहीं है। तो हमें वो पॉइंट चूज करने जिसमें सांप्रदायिक राजनीति पर आधारित है। जो जैसे पहला प्रश्न है, पहला जो पॉइंट है हमारा, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। देखिए पहला तो सही है, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति में हम एक धर्म को श्रेष्ठ मानकर चल रहे हैं। पहला जो है करेक्ट हो गया। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रह सकते हैं। देखिए सांप्रदायिक राजनीति होगी तो वहां पर जो है जो विभिन्न संप्रदाय के लोग खुशी खुशी रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पर तो एक धर्म को श्रेष्ठ मान रहे हैं। अगर एक धर्म को श्रेष्ठ मानेंगे, दूसरे को हम जो है कम मानेंगे, तो वो खुशी खुशी किस तरीके से रहेंगे? खुशी खुशी तो तभी रह सकते हैं जब हम जो है दोनों धर्म को समान रूप से माने, या जितने भी धर्म है उनको समान रूप से माने। तो ये हमारा जो है पॉइंट गलत हो जाएगा। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए इसमें जो है सांप्रदायिक राजनीति में जब एक समुदाय बनता है तो उसमें एक ही धर्म के लोग मिलकर उस समुदाय को बनाते हैं, तो ये पॉइंट इसमें बिल्कुल सही बन जाता है, क्योंकि एक धर्म के अनुयायी ही मिलकर एक समुदाय का निर्माण करते हैं जो कि राजनीति में जो है किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है, तो किस तरीके से राजनीतिक रूप से वो ग्रुप बना लिया जाता है ताकि जो है अपनी वोटिंग के लिए उसे यूज किया जा सके। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो एक धार्मिक समूह जो है, अब ये वाला पॉइंट थोड़ा बड़ा है, आपको समझना पड़ेगा। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व, अपने जो धर्म का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिए अगर शासन की शक्ति जो किसी व्यक्ति के पास होगी तो उसका प्रयोग नहीं करेगा, प्रयोग करेगा, दूसरे पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास पूरी तरीके से करेगा। तो यहाँ पर जो नहीं किया जा सकता ये गलत है, क्योंकि किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता इस वजह से ही गलत है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि किया जा सकता है प्रयोग तो बिल्कुल सही हो जाता है सांप्रदायिक राजनीति के अनुसार। तो 2 पॉइंट हमारे बिल्कुल सही है कि अपने धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ मान रहा है और एक धर्म के अनुयायी जो है एक समुदाय बनाते हैं। तो हमारा ए और से आपको ज्ञा में दिखाई देता है, तो हमारा ए और से करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे 9th क्वेश्चन का आंसर था। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन 10 है इसमें भारतीय संविधान से संबंधित है, तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है पॉइंट गलत है। तो भारतीय संविधान से संबंधित अगर हम बहुत सारी चीजें जानते हैं
जिसमें हमारे मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन से आर्टिकल्स हैं? 14 से 32 तक दिए गए हैं। तो अब उसी से संबंधित जो हमारा जो संविधान है उससे पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट जो दिया गया है, ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बिल्कुल सही बात है। धर्म के आधार पर क्या हमारा संविधान बोलता है कि भेदभाव करो, बल्कि वो मना करता है, क्योंकि वो क्या मान रहा है, वो पहले ही प्रस्तावना में लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो सिर्फ प्रस्तावना में लिखा है नहीं, हमने तो पहले क्वेश्चन में किया है कि हमारे जो आर्टिकल 25 है उसमें बात कर रहा है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। वहीं जो है आर्टिकल जो 15 है, आर्टिकल 15 क्या बात क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धार्मिक या उसका कोई भी जन्म स्थान हो, कोई भी लिंग हो, यानी कि पुरुष हो स्त्री हो, और जो है उसमें किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही बात कर रहा था। तो इसमें जो है धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बिल्कुल सही है। फिर यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। जब हम बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्ष की, तो क्या सिर्फ एक ही धर्म को वो बढ़ा चढ़ाकर जो है बताएगा? क्या एक ही धर्म को मानने की बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं। हमारा जो संविधान है वो तो धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहा है। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा, और गलती पूछा था तो हमें तो राइट आंसर मिल चुका है। और पॉइंट्स भी जान लेते हैं। देखिए, साथ में जो पॉइंट्स अदर भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो उससे हमारी जो नॉलेज है वो इंप्रूव होगी, उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, समझ जो है विकसित होगी। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। बिल्कुल सही। सभी लोगों को अधिकार देता है कि भाई आप कोई भी धर्म हो, आप उसका पालन कर सकते हैं। आर्टिकल 25 में अभी बताया मैंने आपको, तो ये भी सही था। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। आप किसी भी धार्मिक समुदाय से हो, आप जो है समान हैं। हमारे जो भारत के देश में रह रहे हैं जितने भी नागरिक हैं, उन्हें समान मान रहा है हमारा संविधान। उसके सामने ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई छोटा धर्म है, ना कोई बड़ा धर्म है, ना कोई छोटी जाति है, ना कोई बड़ी जाति है। सभी जो व्यक्ति हैं वो समान है। तो वो समानता की बात करता है। तो हमारा जो आंसर हो गया था वो किसी एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। ये गलत हो जाता है क्योंकि संविधान ऐसी बात नहीं करता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जो हमारा 11th क्वेश्चन है, उसमें हमें फिल करना है कि भारत में जो है जो सामाजिक विभाजन है वो किसके आधार पर है। तो भारत में सामाजिक आधार है, जो आप 2 फोटो देख रहे होंगे। अब इसमें जो है हम जो देखते हैं, हमारे जो भारत है उसमें विभिन्न धर्मों में, जातियों में बटा हुआ है। जैसे हमने विवाह के बारे में बात की थी कि आज भी जो है हम विवाह अगर होता है तो हम जातियों को देखते हैं, उसमें विभिन्न जातियों को देखने के पश्चात ही जो है हम विवाह करते हैं। ना तो हम विभिन्न धर्मों में विवाह करते हैं ना, और एक धर्म के अंतर्गत भी विभिन्न जातियों को देखने के पश्चात ही हम विवाह करते हैं। तो भारत में जो है, यानी कि क्या हुआ आंसर, तो भारत में क्या है, जो सामाजिक विभाजन है वो किसके आधार पर है? जाति के आधार पर है। जैसे अब जो है यहाँ पर हम अगर देखें तो ये आप जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि हिंदू कास्ट सिस्टम है। इसी तरीके से मुस्लिम में भी अशरफ, अजलाफ और अर्जल्स होते हैं। इनके अंदर भी सब डिवीजन होता है, जिसके बारे में हमें कभी मौका मिलेगा तो इनको भी डिस्कस करेंगे। परंतु आपको समझने यहाँ पे एक बात समझनी थी कि विभिन्न धर्मों के अंदर भी जो है जातियां होती हैं। तो जाति के आधार पर ही भारत में सामाजिक विभाजन है। क्या सिर्फ भारत ही ये जो जातिगत विभाजन है? तो आगे जाकर आप आंसर देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी में भी देखेंगे आप, तो यहाँ पर रॉयल्स और नाइट्स होते थे, जिसमें जो है नोबल्स आपको देखनेंगे और स्लेव्स देखने को मिलेंगे। तो मतलब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि भारत में ही सिर्फ जातिगत विभाजन नहीं है, और भी जगह देखने को मिलेगा आपको, और भी देशों में देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ भारत में ही नहीं है ऐसा। परंतु आपके प्रश्न में दिया हुआ था कि भारत में जो है सामाजिक विभाजन जो है सिर्फ भारत में ही है जाति के आधार पर, इसलिए आपको ये समझने का भी जरूरत है यहाँ पर सिर्फ भारत में नहीं है, अन्य देशों में भी है। तो ये आपका प्रश्न हुआ। नेक्स्ट है, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें मैच करना है। जैसे सांप्रदायिक से रिलेटेड कौन सा है? नारीवाद, धर्मनिरपेक्ष और जातिवाद। चारों पॉइंट्स आपको सांप्रदायिक आप समझ चुके हैं। अब हम जोड़ते हैं इन्हें। अधिकारों और अवसरों के मामले में, मैं इधर हो जाता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला, कि अधिकारों में और अवसरों में किस तरीके से वो दोनों को मानता है बराबर। स्त्री के लिए भी बराबर अधिकार होने चाहिए और अवसर मिलने चाहिए, उसी तरीके से पुरुष के लिए भी। कौन बात करता है? नारीवादी।
जो नारीवादी हैं वो बात करते हैं दोनों को ही समान रूप से अधिकार और अवसर मिले। नेक्स्ट है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति। तो धर्म को समाज का मुख्य आधार कौन मानेगा? सांप्रदायिक। धर्म को समाज का मुख्य आधार मानते हैं, वो धर्म से ही जुड़े हुए हैं, वो बात कर रहे हैं कि हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, तो सांप्रदायिक हो गया ऐसे व्यक्ति। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला, तो सिर्फ जाति को समाज का मुख्य आधार मानने वाला वो जातिवादी हो गया, वो जाति को श्रेष्ठ मान रहा है अपने। तो किसी भी व्यक्ति की कोई भी धार्मिक आस्था है उसके आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो, इसकी बात करता है कि आपका कोई भी धर्म हो पर उसमें जो है आपके जो धार्मिक आस्था है उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो धर्मनिरपेक्ष है, जो कि हमारे संविधान में भी ये वर्ड दिया गया है प्रस्तावना में। तो ये आपके जो है सूची जो थी मिलान जो करना था आपको मिल गया, यहाँ पर उसके आंसर दिए गए हैं। ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये जो सारी पीडीएफ है वहां पर अवेलेबल है, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइस।